कहानी की शुरुआत ही बेहद खतरनाक सीन से होती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मशहूर कॉलेज में अचानक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। धीरे धीरे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और पूरा कैंपस अफरा तफरी में बदल जाता है। जो कुछ छात्र बचते हैं वो ग्रुप बनाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉलेज के लगभग सारे रास्ते ज़ॉम्बियों से भरे होते हैं। मजबूरी में वो लोग क्लासरूम के अंदर खुद को बंद करके जान बचाने की कोशिश करते हैं। एक लड़की आनिंग तुरंत अपने प्रोफेसर को फोन करती है। उसकी माँ पिछले 6 महीने से बिस्तर पर बेहोश पड़ी है, इसलिए वो कॉलेज से बाहर नहीं जा सकती। वो प्रोफेसर से अपनी माँ का ध्यान रखने की विनती करती है। उधर क्लासरूम के बाहर ज़ॉम्बी दरवाजों और खिड़कियों को जोर जोर से पीट रहे होते हैं। डर के मारे लड़की तुरंत फोन काट देती है। तभी टीवी पर खबर चलती है कि बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सरकार बताती है कि वायरस का केंद्र वही कॉलेज है जहाँ आनिंग फंसी हुई है। ये सुनकर प्रोफेसर गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर एक लोहे का डिब्बा खोलता है जिसमें कुछ अजीब दवाइयाँ रखी होती हैं। फिर वो आनिंग की बीमार माँ को देखकर कुछ सोचने लगता है। उधर दूसरी तरफ कुछ और छात्र भी एक क्लासरूम में छिपे हुए होते हैं। वो लोग दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कैप पहने एक लड़की कहती है कि ये जगह ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगी। तभी किसी की नजर बाहर बालकनी पर पड़ती है। वो सुझाव देता है कि सब लोग बाहर की बालकनी में जाकर छिप जाएं। कॉलेज के मैदान से लगातार लोगों की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। सबकी सांसें अटकी हुई होती हैं। तभी एक लड़का दूर दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखता है और पाता है कि वहाँ भी कुछ लोग बालकनी में फंसे हुए हैं। उनमें उसका पुराना दोस्त भी होता है। वो तुरंत फोन लगाता है। आनिंग हैरान रह जाती है क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग में उसका छोटा भाई आनोंग भी मौजूद होता है। इसी दौरान अचानक कोई ऊपर से गिरकर नीचे मर जाता है। ये देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद आजिंग नाम का लड़का फोन लेकर कहता है कि सबको लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहिए। वहाँ हाल ही में मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए शायद वहाँ कम लोग होंगे, और कम लोग मतलब कम ज़ॉम्बी। दोनों बिल्डिंग के बचे हुए छात्र मिलकर इस प्लान पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी काफी दूर होती है। रास्ते में उन्हें लगातार ज़ॉम्बियों से बचना पड़ता है, इसलिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लंबे बालों वाली एक लड़की बार बार अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती है। उसे डर होता है कि बाहर उसके पिता के साथ कुछ गलत न हो गया हो। तभी कैप वाली लड़की उसका फोन छीनकर कहती है, अभी फोन बजाना मतलब खुद मौत को बुलाना है। जल्द ही सबको एहसास हो जाता है कि ज़ॉम्बियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब बालकनी से बाहर निकलना भी आसान नहीं रहा। तभी घुंघराले बालों वाला लड़का अपने बैग से ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है। वो प्लान बनाता है कि स्पीकर को दूसरी बिल्डिंग में फेंक दिया जाए ताकि आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उधर चले जाएं। सबको ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन जैसे ही सवाल उठता है कि स्पीकर रखने जाएगा कौन, सब चुपचाप नीचे देखने लगते हैं। ये देखकर कैप वाली लड़की आंखें घुमाती है और कहती है, अगर तुम सब डर रहे हो तो ये काम मैं करती हूँ। सारे लड़के शर्म से चुप खड़े रह जाते हैं और देखते रहते हैं कि कैप पहनी लड़की हाथ में स्पीकर लेकर धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ रही है। सब लोग घबराकर अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। तभी छोटे बालों वाली लड़की फोन निकालती है। अभी अभी सरकार की तरफ से मैसेज आया होता है कि हालात बेकाबू होने की वजह से संक्रमित इलाके की बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क बंद किया जा रहा है। ये सुनते ही सब गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। उधर कैप वाली लड़की अब कॉलेज के मुख्य हॉल तक पहुंच चुकी होती है। ये जगह इतनी दूर होती है कि यहाँ स्पीकर बजाने से सारे ज़ॉम्बी आसानी से इधर खींच आएंगे। वो धीरे धीरे स्पीकर जमीन पर रखती है, लेकिन जैसे ही बटन दबाती है उसमें से जोर की पावर ऑन वाली आवाज निकल जाती है। आवाज सुनकर लड़की डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है और घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं होती तो वो राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी दूसरी मंजिल की बालकनी में अचानक एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। दूसरी तरफ आनिंग और उसका ग्रुप अब तक काफी सुरक्षित आगे बढ़ रहा होता है। बस पोनीटेल वाली लड़की का पैर मुड़ जाता है, बाकी सब ठीक होते हैं। अब तक सब लोग ज़ॉम्बियों की आदत समझ चुके होते हैं। उन्हें आवाज और रोशनी दोनों बहुत आकर्षित करती हैं। इसलिए आनिंग का ग्रुप अंधेरे में स्ट्रीट लाइट से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन घायल लड़की की वजह से उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। उसके चलने की आवाज से पास के ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। सब लोग वहीं रुक जाते हैं और सांस तक लेने से डरने लगते हैं। उधर कैप वाली लड़की देखती है कि ऊपर वाला ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाया। वो जल्दी से वापस बालकनी में अपने दोस्तों के पास लौट आती है। घुंघराले बालों वाला लड़का पहले से तैयार बैठा होता है। वो तुरंत मोबाइल को स्पीकर से कनेक्ट करता है। अगले ही पल स्पीकर से तेज
आवाज गूंज उठती है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बियों की भीड़ ऐसे दौड़ पड़ती है जैसे खून की गंध पाकर शार्क हमला करती है। अब सिर्फ वही ग्रुप नहीं बल्कि आनिंग का ग्रुप भी सुरक्षित आगे बढ़ने लगता है। दोनों टीमें तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन घायल लड़की अब बिल्कुल नहीं चल पा रही होती। बीच वाले बालों वाला लड़का उसे अपनी पीठ पर उठाने के लिए झुकता है। तभी अचानक ऊपर से खून की बूंदें टपकती हैं। सब ऊपर देखते हैं और दंग रह जाते हैं। पेड़ पर एक ज़ॉम्बी लटका हुआ होता है। वो अचानक नीचे कूद पड़ता है। लड़का लड़की को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी होने की वजह से ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेता है और दोनों गिर जाते हैं। ज़ॉम्बी लड़की पर हमला करने ही वाला होता है कि लड़का उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी लड़की की टांग में काट लेता है। अब बाकी ज़ॉम्बी भी आवाज सुनकर वहां पहुंचने लगते हैं। बाकी लड़के मजबूरी में बीच वाले बालों वाले दोस्त को खींचकर वहां से ले जाते हैं। वो टूट चुका होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। घायल लड़की अकेली रह जाती है और अगले ही पल ज़ॉम्बियों की भीड़ उस पर टूट पड़ती है। सब लोग भारी दिल से भागते हुए लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात कैप वाली लड़की और उसके ग्रुप से हो जाती है। आनिंग और उसका भाई आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों भावुक हो जाते हैं। उधर बाकी लड़के लाइब्रेरी के दरवाजे बंद करने लगते हैं। आजिन सही था, लाइब्रेरी में सचमुच बहुत कम ज़ॉम्बी हैं। फिलहाल ये सबसे सुरक्षित जगह लग रही होती है। तभी लंबे बालों वाली लड़की फिर अपने पिता को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता। छोटे बालों वाली लड़की सबको याद दिलाती है कि सरकार पहले ही संचार बंद करने की घोषणा कर चुकी है। अब सबको एहसास होने लगता है ये सिर्फ वायरस नहीं बल्कि सचमुच दुनिया खत्म होने जैसी स्थिति बन चुकी है। आसांग कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। बिना पानी और बिजली के वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन आजिन तुरंत उसकी बात काट देता है। उसका कहना होता है कि अभी बाहर निकलना मतलब खुद मौत को बुलाना है। सबसे सही तरीका यही है कि वो लोग बाहर की दुनिया से मदद मांगे और रेस्क्यू का इंतजार करें। तभी चश्मा पहना एक लड़का हाथ में रेडियो लेकर आता है। शायद वो किसी मजदूर का छोड़ा हुआ रेडियो होता है। उसमें लगातार सरकारी घोषणा चल रही होती है। खबर में बताया जाता है कि कॉलेज के आसपास का पूरा इलाका सेना ने घेर लिया है। रात 8:30 बजे से पानी और बिजली पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। सरकार बचे हुए लोगों से अपील करती है कि वो ऊंची जगहों पर पहुंच जाएं, क्योंकि सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया जाएगा। ये सुनकर सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब साफ हो चुका होता है कि उनका कॉलेज ही वायरस का असली केंद्र है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे शुरू हुआ। आसांग को याद आता है कि लाइब्रेरी की छत पर पार्किंग एरिया है। वो कहता है कि सबको वहीं जाकर हेलीकॉप्टर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन आनिंग कहती है कि ये खबर बाकी बचे छात्रों तक भी पहुंचानी चाहिए। आसांग तुरंत विरोध करता है। उसका कहना होता है कि ज्यादा लोगों को बुलाने से और मुसीबत बढ़ेगी, लेकिन आजिन आनिंग का समर्थन करता है। उधर कैप वाली लड़की दोनों लड़कों को लड़ते हुए देखती रहती है और ताना मारते हुए कहती है, तुम लोग लड़ते रहो, आखिर में मरेंगे तो हम सभी। ज़ॉम्बी फिल्मों में हमेशा बेवकूफी करने वाले नहीं बल्कि उनके आसपास के लोग मारे जाते हैं। उसकी बात सुनकर लगभग सबको बुरा लग जाता है, लेकिन आनिंग किसी की परवाह किए बिना सीधे दूसरी मंजिल के ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो माइक्रोफोन चालू करती है और रेडियो में चल रही सरकारी घोषणा पूरे स्कूल में सुनाने लगती है। वो सभी छात्रों से अपील करती है कि जो भी जिंदा हैं वो लाइब्रेरी की छत पर पहुंचें और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजार करें। उसकी आवाज पूरे कॉलेज में गूंजने लगती है। आनिंग आगे और बोलना चाहती है, लेकिन आजिन उसे रोक देता है। उसे डर होता है कि इससे और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन आनिंग फिर भी नहीं रुकती। वो सबको बताती है कि लाइब्रेरी फिलहाल स्कूल की सबसे सुरक्षित जगह है और सभी को वहीं आना चाहिए। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, अचानक पूरे ब्रॉडकास्ट रूम की बिजली चली जाती है। सरकार ने सचमुच बिजली और पानी काट दिया होता है। अब तक रोशनी के पास जमा ज़ॉम्बी धीरे धीरे अंधेरे में बिखरने लगते हैं। उधर कॉलेज के अलग अलग कोनों में छिपे बचे हुए छात्र दूर लाइब्रेरी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। और तभी जो पोनीटेल वाली लड़की पहले मारी गई थी, वो अचानक अपनी सफेद आंखें खोल देती है। धीरे धीरे उसका शरीर हिलने लगता है और वो बाकी ज़ॉम्बियों के साथ आगे बढ़ने लगती है। उधर लाइब्रेरी में बैठी शियाओ मेई अभी भी अपने पिता को फोन लगाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि अब नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका होता है। छोटे बालों वाली लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओ मेई गुस्से में उस पर बरस पड़ती है। वो बताती है कि उसका पिता कॉलेज गेट के बाहर दुकान लगाता है और चल भी ठीक से नहीं पाता। अगर उसने अब तक फोन नहीं उठाया तो जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। कैप वाली लड़की चिढ़कर कहती है, अगर इतनी चिंता है तो खुद जाकर ढूंढ लो। ये सुनकर छोटे बालों वाली लड़की शियाओ मेई का पक्ष लेने लगती
लगती है। दोनों लड़कियों में लड़ाई होने ही वाली होती है कि बाकी लोग बीच बचाव कर लेते हैं। तभी आजिंग धीरे से शियाओमेई के पास जाता है और उसे प्यार से समझाने लगता है। उसकी नरमी देखकर शियाओमेई शांत हो जाती है। ये सब देखकर आनिंग बार बार उसकी तरफ देखने लगती है। तभी कोई सबको खिड़की के पास बुलाता है। नाइट विजन कैमरे से देखने पर सबको बहुत अजीब चीज दिखाई देती है। सारे ज़ॉम्बी जैसे किसी आदेश का पालन कर रहे हों। वो एक ही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। अब सबको लगने लगता है कि ये ज़ॉम्बी फिल्मों वाले साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो आपस में किसी तरह संवाद कर सकते हों या एक दूसरे की भावनाएं महसूस कर सकते हों, वरना इतने सारे ज़ॉम्बी एक जैसी हरकत कैसे कर सकते हैं। लेकिन आनिंग कहती है कि अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। सुबह उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है, इसलिए बेहतर होगा कि सब थोड़ा आराम कर लें। सब मान तो जाते हैं, लेकिन ऐसी हालत में भला किसकी आंख लग सकती थी। धीरे धीरे रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। आसांग सबको उठाकर कहता है कि अब वक्त आ गया है। वो प्लान बनाता है कि सब अलग अलग जाकर हथियार ढूंढें और ठीक 7 बजे वापस यहीं मिलें, क्योंकि अब सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, जिंदा रहने के लिए लड़ना भी पड़ेगा। जब बाकी लोग जाने लगते हैं तब आसांग सिर्फ आजिन को रोक लेती है। वो उसे चेतावनी देती है कि बेहतर होगा वो आनिंग से थोड़ा दूर रहे। आजिन को लगता है कि वो उसे धमका रही है, लेकिन आसांग हंसते हुए कहती है कि उसे आनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं। असल में आनिंग पहले ही प्रोफेसर से कोई गुप्त प्रोजेक्ट करने का वादा कर चुकी थी और उस प्रोजेक्ट का संबंध उसकी माँ की रहस्यमयी बीमारी से भी जुड़ा हुआ है। उधर बाकी छात्र अलग अलग जगहों पर हथियार ढूंढने निकल जाते हैं। कैप वाली लड़की को किस्मत से एक टूल बॉक्स मिल जाता है। वो खुशी से अपने दोस्तों को बुलाती है, लेकिन तभी सबकी नजर खिड़की के बाहर चली जाती है। सभी को कुछ अजीब महसूस होता है। उन्होंने तो लाइब्रेरी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर ये ज़ॉम्बी अंदर आए कैसे? जब कैप वाली लड़की और उसके दोस्त हॉल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी आराम से फर्श साफ कर रहा है। तभी सबको सच्चाई समझ आती है। ये ज़ॉम्बी पहले यहाँ काम करने वाले कर्मचारी थे। उनके पास एंट्री कार्ड थे, इसलिए वो स्टाफ वाले रास्ते से अंदर आ गए। अब सबको एहसास होता है कि उनका रास्ता उन कामकाजी ज़ॉम्बियों ने पूरी तरह रोक दिया है। उधर छोटे बालों वाली लड़की खिड़की से कूदकर वापस हॉल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक शियाओमेई के फोन का अलार्म बज उठता है। उसका टच स्क्रीन टूट चुका होता है, इसलिए वो अलार्म बंद ही नहीं कर पाती। फोन की तेज आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। छोटे बालों वाली लड़की डरकर खिड़की से भागती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी उसे पकड़कर गिरा देते हैं। और ये सब सिर्फ शियाओमेई के फोन की वजह से हुआ होता है। सब उससे फोन फेंकने को कहते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपना फोन छोड़ने को तैयार नहीं होती। अब ज़ॉम्बियों की लंबी लाइन उसका पीछा करने लगती है। वो भागते भागते एक मोड़ पर पहुंचती है और तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसे अभी अभी गले में काटा गया था। डर के मारे वो चीख पड़ती है और फिर भागने लगती है। कुछ देर बाद वो अचानक आनिंग के ग्रुप से टकरा जाती है। अब सबके मन में एक ही सवाल उठता है, इस चलती फिरती मुसीबत के साथ क्या वो लोग सचमुच छत तक पहुंच पाएंगे? उन सभी की आखिरी उम्मीद कॉलेज की छत पर बना पार्किंग एरिया होता है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर आने वाला है। लेकिन पीछे से ज़ॉम्बियों की भीड़ लगातार उनका पीछा कर रही होती है। कुछ लड़के अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर एग्जिट का दरवाजा बंद करते हैं ताकि बाकी लोग आगे निकल सकें। जब सब थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तब वो भी भागने लगते हैं। कैप वाली लड़की हाथ में कैंची लेकर सबसे आगे रास्ता साफ करती चलती है, लेकिन जैसे ही वो लोग पार्किंग की तरफ पहुंचते हैं देखते हैं कि वहां भी ढेर सारे ज़ॉम्बी घुस चुके हैं। ये देखकर लंबे बालों वाली शियाओमेई पूरी तरह टूट जाती है। उसके फोन की घंटी अभी भी लगातार बज रही होती है। बाकी लोग तुरंत पास की सीढ़ियों में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन शियाओमेई अकेली रह जाती है और फोन की आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ टूट पड़ते हैं। मजबूरी में बाकी लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। सब सीढ़ियों में बैठकर हाँफ रहे होते हैं। तभी बीच वाले बालों वाला लड़का शियाओ जुन अचानक बुरी तरह घबरा जाता है। कल ही उसने अपनी दोस्त को मरते देखा था और आज फिर एक और लड़की को ज़ॉम्बियों के हाथों मरते देख चुका था। लगातार सदमे से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और तभी किसी की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। उसकी बांह पर एक घाव बना हुआ होता है। ये देखते ही सब डरकर पीछे हट जाते हैं। सिर्फ उसका बड़ा भाई आजिन उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगर तू ज़ॉम्बी भी बन गया तब भी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन बाकी लोग उसे समझाने लगते हैं कि अब भावनाओं से काम नहीं चलेगा। तभी किसी की नजर शियाओ जुन के हाथ पर पड़ती है। यहाँ तक कि शियाओ जुन खुद भी मान चुका होता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। लेकिन तभी कोई ध्यान से देखता है कि वो घाव ज़ॉम्बी के काटने जैसा नहीं है। उसमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए होते हैं, यानी वो सिर्फ साधारण कट था। ये जानकर सब राहत की सांस लेते हैं और बिना वक्त गंवाए छत की तरफ भागने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से आती एक हेलीकॉप्टर दिखाई देती है, लेकिन सबसे पीछे चल रही आनिंग अचानक रुक जाती है। दरवाजे की दरार से झांकते ही वो देखती है कि ज़ॉम्बियों की बड़ी भीड़ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। वो घबरा कर छत पर पहुंचती है और सबको तुरंत भागने के लिए चिल्लाकर चेतावनी देती है। अच्छी बात
बात ये होती है कि सभी समय रहते वहां से निकल जाते हैं और भागकर दूसरी सीढ़ियों वाले रास्ते में छिप जाते हैं। पीछे से लगातार ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें सुनाई दे रही होती हैं। अब साफ हो चुका होता है कि छत तक पहुंचना नामुमकिन है। मजबूरी में सब फिर नीचे की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही वो दोबारा पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, सबके कदम अचानक रुक जाते हैं। सामने धीरे धीरे एक लड़की उनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुकी शियाओ मेई होती है। उसे देखकर शियाओ जुन पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए भीड़ से बाहर निकलता है। उसे लगता है कि शियाओ मेई की मौत का जिम्मेदार वही है। वो आखिरी बार उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी अचानक एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ती हुई आती है। अगले ही पल सब चौंक जाते हैं। दरअसल खेल विभाग के 4 लड़के वहां पहुंच चुके होते हैं। आते ही वो सबको वहां से भागने के लिए चिल्लाते हैं। चेहरा उतरा हुआ शियाओ जुन जबरदस्ती पीछे खींच लिया जाता है, लेकिन जाते जाते वो देख लेता है कि एक खिलाड़ी लड़का फिर से कुल्हाड़ी उठाकर शियाओ मेई पर वार कर देता है। इसके बाद दोनों ग्रुप मिलकर स्पोर्ट्स हॉल में जाकर रुकते हैं। वहां रखी वेंडिंग मशीनों में काफी स्नैक्स और ड्रिंक्स मिल जाते हैं, जिससे फिलहाल खाने पीने की समस्या हल हो जाती है। लंबी छोटी वाली लड़की आना शियाओ जुन के घाव का इलाज करने लगती है। तभी वो खिलाड़ी लड़का जिसने शियाओ मेई को मारा था आगे बढ़कर दोनों को खाने का सामान देता है, लेकिन शियाओ जुन की नजर सिर्फ उसकी खून से सनी कुल्हाड़ी पर टिकी रहती है। उसके दिमाग में बार बार शियाओ मेई की मौत का दृश्य घूम रहा होता है। उधर आ जिन की नजर टीम लीडर खिलाड़ी के हाथ में पकड़ी पिस्तौल पर जाती है। वो लड़का आगे बढ़कर बताता है कि उसका नाम ऐक है और वो अपने दोस्त हुआंग के साथ सेमी प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक बॉक्स गोलियां बची हैं। और वैसे भी बंदूक उतनी काम की नहीं है, क्योंकि गोली चलने की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। आसांग अब भी नाराज होती है। वो खिलाड़ियों से पूछती है कि जब आनिंग ने कल रात सबको बचाव की जानकारी दी थी, तब वो लोग तुरंत यहाँ क्यों नहीं आए। ये सुनकर खिलाड़ी लड़के हल्का सा हंस पड़ते हैं। उनका कहना होता है, क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया? सरकार ने लोगों को छत पर बुलाकर सिर्फ बहाना बनाया था। ये सुनते ही सबको कल रात वाला दृश्य याद आ जाता है, जब हेलीकॉप्टर ने छत पर मौजूद लोगों पर बिना सोचे समझे हमला कर दिया था। आनिंग का छोटा भाई भी तुरंत ज़ॉम्बी फिल्मों वाली बात याद करता है। अभी वायरस नया नया फैला है, ऐसे में सरकार संक्रमित और सामान्य लोगों में फर्क नहीं कर सकती, इसलिए वो कभी भी क्वारंटीन जोन के लोगों को आसानी से बाहर नहीं जाने देगी। अब जाकर सब पूरी तरह समझ जाते हैं कि छत पर जाना आत्महत्या जैसा है। कैप उतार चुकी एली अब आनिंग को दोष देने लगती है। वो कहती है कि अगर आनिंग कल रात पूरे स्कूल में घोषणा नहीं करती तो सारे ज़ॉम्बी लाइब्रेरी की तरफ नहीं आते, क्योंकि पहले वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। ये सुनते ही खिलाड़ी लड़के अचानक गंभीर हो जाते हैं। तभी आनिंग उन्हें अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी सचमुच एक दिशा में जा रहे थे। एक और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे उनकी किसी पुरानी शंका की पुष्टि हो गई हो, क्योंकि उन्होंने भी पिछली रात कुछ ऐसा ही महसूस किया था। उन्होंने ये भी देखा था कि कुछ ज़ॉम्बी चुपके से दाली हॉल के अंदर जा रहे थे। जब वो लोग पीछे पीछे अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक बेहद अजीब नजारा देखा। वहां एक ऐसा ज़ॉम्बी मौजूद था जो बाकी ज़ॉम्बियों को जैसे आदेश दे रहा हो, लेकिन उस वक्त हालात इतने खराब थे कि वो लोग ज्यादा देर रुक नहीं पाए और जल्दी से वहां से भाग निकले। अब एक कहता है कि उन्हें आज रात फिर वहां जाकर सच्चाई पता करनी चाहिए। अगर वो सच में ज़ॉम्बी किंग हुआ तो शायद उसे मारकर इस पूरी मुसीबत का अंत किया जा सकता है, लेकिन आनिंग और एली को ये बात बिल्कुल बेवकूफी लगती है। वो कहती हैं, क्या तुम लोग इसे कोई ज़ॉम्बी वीडियो गेम समझ रहे हो? तभी क्लास मॉनिटर एक और जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि कल रात जब तेज बारिश हो रही थी तब तापमान सिर्फ 25 डिग्री था और उस समय ज़ॉम्बी बहुत धीरे चल रहे थे, लेकिन अभी तापमान 40 डिग्री से ऊपर है और ज़ॉम्बी रॉकेट की तरह दौड़ रहे हैं, यानी उनकी ताकत और रफ्तार का सीधा संबंध तापमान से है। ये सुनकर एक उत्साहित हो जाता है। वो कहता है कि फिर उन्हें रात होने तक इंतजार करना चाहिए ताकि ठंड बढ़ने पर ज़ॉम्बी कमजोर हो जाएं। तभी आना अचानक नोटिस करती है कि शियाओ जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आ जिन घबराकर बाहर भागता है और देखता है कि शियाओ जुन एक खिलाड़ी लड़के से लड़ रहा है। वहीं शियाओ मेई को मारने वाला कुल्हाड़ी वाला लड़का खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। बाकी लोग तुरंत बीच बचाव करने दौड़ते हैं, लेकिन शियाओ जुन पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। आखिरकार आ जिन मजबूरी में कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारता है और बेहोश कर देता है। इसके बाद शियाओ जुन को रस्सियों से बांधकर एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। उधर बाकी लोग घायल खिलाड़ी की जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी दूसरा खिलाड़ी लड़का बताता है कि शियाओ जुन ने हमला शियाओ मेई का बदला लेने के लिए नहीं किया था। वो तो स्पोर्ट्स हॉल का दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बियों को अंदर लाना चाहता था। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। आ जिन जल्दी से सफाई देता है कि शायद उसके भाई की पुरानी मानसिक बीमारी फिर से उभर आई है। तभी आसांग लोगों की गिनती करती है और पता चलता है कि उनके ग्रुप से अभी भी 2 लोग गायब हैं। एली कड़वी हंसी के साथ कहती है कि वो चश्मे वाला लड़का
लड़का और घुंघराले बालों वाला लड़का है और शायद अब तक मर चुके होंगे। दरअसल जब लाइब्रेरी में अफरा तफरी मची थी तब एली उन दोनों के साथ भाग रही थी। रास्ते में उन्हें मरने की हालत में पड़ी छोटे बालों वाली लड़की मिल गई। घुंघराले बालों वाला लड़का उसकी हालत देखकर वहीं टूट गया क्योंकि वो उसकी बहुत करीबी दोस्त थी। एली ने उसे बहुत समझाया लेकिन जब वो नहीं माना तो वो दोनों को वहीं छोड़कर बाकी लोगों के साथ चली गई। सिर्फ चश्मे वाला लड़का वहीं रुककर उसे संभालता रहा। काफी देर बाद वो किसी तरह उसे वहां से हटाने में कामयाब हुआ, लेकिन तभी मरी हुई छोटे बालों वाली लड़की अचानक उठ बैठी। दोनों ये देखकर बुरी तरह डर गए। वो लड़की इतनी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। दोनों जान बचाकर भागे और भागते भागते स्टेडियम के स्विमिंग पूल तक पहुंच गए। तभी ज़ॉम्बी बन चुकी लड़की भी वहां आ पहुंची। चारों तरफ ऊंची रेलिंग थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में दोनों ने पूल में छलांग लगा दी। ज़ॉम्बी लड़की भी पीछे पीछे पानी में कूद गई, लेकिन वो सांस रोक नहीं पाई। कुछ सेकंड हाथ पैर मारने के बाद वो पानी में डूब गई। दोनों डरते डरते बाहर निकले ही थे कि तभी वहां कुछ और बचे हुए छात्र पहुंच गए। वो आर्ट डिपार्टमेंट की चीयर लीडर टीम थी। जैसे ही उनकी कप्तान ने पानी में तैरती उस लड़की को देखा वो जोर जोर से रोने लगी और तुरंत पूल में कूद गई। काफी मेहनत के बाद सबने मिलकर उस लड़की को बाहर निकाला क्योंकि वो लड़की भी स्कूल की चीयर लीडर टीम की सदस्य थी और कप्तान उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी। उधर एक अब बाकी खिलाड़ियों के साथ डाली हॉल जाकर सच्चाई पता करने की तैयारी कर रहा होता है। वो आनोंग से भी साथ चलने को कहता है ताकि वो कैमरे में सब रिकॉर्ड कर सके, लेकिन आनिंग अपने छोटे भाई को खतरे में नहीं डालना चाहती। हालांकि आनोंग किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। इसके आगे की पूरी कहानी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी।